वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एडिजिंग फिजिक्स के अंदर। हमने मोशन का टॉपिक स्टार्ट किया है रेट सेकंड लेवल के अंदर और हम मोशन के कुछ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल भी किए हैं। परंतु हम न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो गति के नियमों को आज पढ़ने वाले हैं। इस पूरे लेक्चर्स के अंदर आज हम गति के नियम की क्या करेंगे, विवेचना करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम, ओके। तो हमारे पास सबसे पहले गति का नियम जो किसने परिपालित किया था, यह न्यूटन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन द्वारा। अब न्यूटन द्वारा इसको 1668 एंड 87, 1686 और 87 के अंदर नियम दिया गया था जो लॉ ऑफ मोशन कहलाया था। अब देखिए न्यूटन ने जो नियम दिए थे वो फर्स्ट बुक के अंदर, मेरे बात का मतलब क्या है कि यदि ये न्यूटन का नियम है, लॉ ऑफ मोशन है, वो पहली कौन सी बुक के अंदर प्रकाशित किया गया था, तो उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, यह बुक के अंदर फर्स्ट एडिशन दिया गया था। लॉ का जो लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन के द्वारा पहली बुक के अंदर प्रकाशन किया गया था, जो प्रिंसिपिया नाम की बुक थी। ओके, तो हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है आपको। प्रिंसिपिया नाम की एक बुक थी जिसमें लॉ ऑफ मोशन का पहला संपादन, पहला प्रकाशन किया गया था। ओके, तो हमारे पास लॉ ऑफ मोशन है। अब लॉ ऑफ मोशन, मोशन गति के नियम है, वो तीन प्रकार से हमारे पास है। तो पहला लिखिए आप, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकंड आता है लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम, बल का नियम या संवेग का नियम। बल का नियम या संवेग का नियम। सेकंड लॉ हमारे पास ये प्राप्त होता है। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ रिएक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन एंड लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन। लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके, तो तीन तरीके से हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मोशन के रूल हैं। हम तीनों को ही बड़ी ही डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी हम आज करेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है, जड़त्व के बारे में फुल डेफिनेशन आएगी। एक एक वर्ड, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आपके कोई भी डाउट ना रहे। ओके, तो सबसे पहले हम जड़त्व की बात करेंगे। हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मोशन, तीन फोर्स है हमारे पास, तीन रूल है। सेकंड रूल आता है बल का नियम या संवेग का नियम, और थर्ड आता है एक्शन एंड रिएक्शन का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम स्टार्ट करने से पहले मैं इसके वर्ड से ही उठाऊंगा कि जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है, देखिए जड़त्व का मतलब यहां जड़ से है। क्या है? जड़ से। अब जड़ का मतलब किसी भी पौधे की जड़ लीजिए आप, मैं देसी बता रहा हूं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये देसी लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूं। जड़त्व क्या होगा, मान लीजिए जड़ है। अब देखिए जड़त्व का मतलब जड़ से है, जड़ होती है मूल। मूल, अब किसी भी पादप है, कोई पौधा है, उसका जो मेन पार्ट क्या है, जड़ है, नींव है। तो ये क्या होगा, जड़त्व। मूल से इसका मतलब है, और इसका नियम, जो इसका नियम, जो शब्द है, जड़त्व का जो
नाम है वो गैलीलियो ने लिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व शब्द जो है वो गैलीलियो ने दिया था। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि जड़त्व शब्द का तात्पर्य किससे है? गैलीलियो से है। जड़त्व शब्द का तात्पर्य किससे है? गैलीलियो से है। और जड़त्व का नियम अगर आ जाए, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो वहां ऑप्शन क्या आएगा? न्यूटन आएगा। तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, ये छोटे छोटे चिल्लर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा? जड़त्व। अब देखिए मैंने यहां पर मूल या जड़ की बात की थी, और जड़ का मतलब होता है मजबूत। जड़ का मतलब होता है मजबूत। पौधे की अगर जड़ मजबूत नहीं है, किसी पादप की जड़ मजबूत नहीं है, तो वह पौधा कामयाब नहीं होता, वह पेड़ क्या होगा? कामयाब नहीं होगा। ओके, अब इसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं अपन। डेफिनेशन क्या कहती है? जड़त्व के नियम की डेफिनेशन क्या कहती है? कहती प्रत्येक पदार्थ का वह गुण, प्रत्येक पदार्थ का वह गुण जो द्रव्यमान मास, अब द्रव्यमान क्या होगा? मास। द्रव्यमान उत्पन्न करे। द्रव्यमान क्या होता है? उत्पन्न होता है। पदार्थ का वह गुण जो द्रव्यमान से क्या होगा? उत्पन्न होता है और अवस्था परिवर्तन करता है। जो द्रव्यमान से क्या होता है? उत्पन्न होता है और अवस्था परिवर्तन करता है। क्या करता है? अवस्था परिवर्तन करता है। अब देखिए, अवस्था परिवर्तन का मतलब समझिए आप। अवस्था परिवर्तन का मतलब, मान लीजिए मैं यहां स्टेबल खड़ा हूं, मान लीजिए मैं स्टेबल खड़ा हूं, यदि मेरी अवस्था में चेंजिंग आएगी, यदि मैं इस तरीके से झुकूं या इस तरीके से झुकूं या अवस्था चेंज की है, तो क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगी। स्टेबल से गति की ओर जाना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। स्टेट चेंज अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यहां लिखना है, अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ओके, तो पदार्थ का वह गुण जो द्रव्यमान से उत्पन्न होता है और जड़त्व और अवस्था परिवर्तन में क्या करता है? विरोध उत्पन्न करता है, जड़त्व कहलाता है। ओके, तो यहां देखिए द्रव्यमान की उत्पत्ति किस तरीके से हमारे पास है। अब मैंने यहां पर द्रव्यमान की बात की है, जो द्रव्यमान से उत्पन्न होता है। मेरी बात का मतलब कि द्रव्यमान जो होगा वो जड़त्व के क्या होगा? समानुपाती होगा। मैं इस तरीके से भी कह सकता हूं कि जड़त्व क्या है? समानुपाती है द्रव्यमान की। किसके? द्रव्यमान के। मास के क्या है? समानुपाती है। और जब भी समानुपाती का निशान आता है, और मैंने आपको बताया है कि समानुपाती का निशान कहां आता है, ये इसका मतलब होता है दोस्ती से। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। दोनों के बीच में क्या है? दोस्ती वाला रिलेशन है। दोनों के बीच में क्या है? संबंध वाला रिलेशन है। यदि जड़त्व का मान बढ़ता है तो द्रव्यमान का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओके, अब देखिए अवस्था परिवर्तन मैंने कहा था, यहां पर एक वर्ड लिखा था अवस्था परिवर्तन, आप उसे भी समझिएगा। अवस्था परिवर्तन किस तरीके से होगी? अवस्था परिवर्तन, मान लीजिए कोई भी वस्तु है या पिंड है, वो स्टेबल कंडीशन के अंदर है। स्टेबल कंडीशन के अंदर, स्टेबल का मतलब स्थिर है। यदि वह स्थिर से क्या हो रही है? मोशन की ओर जा रही है। यदि कोई वस्तु या कोई पिंड स्टेबल से मोशन की ओर जा रही है तो उसकी स्टेट के अंदर क्या होगा? परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा। मेरे कहने का मतलब प्रत्येक पदार्थ का वह गुण जो मास से उत्पन्न होता है और अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। ओके, तो यहां पर मास क्या कर रहा है? जड़त्व का मास क्या कर रहा है? स्टेट को विरोध कर रहा है, स्टेट को क्या कर रहा है? अगेंस्ट कर रहा है।
अपन इसे और एग्जांपल से क्लियर करेंगे कि जड़त्व के नियम में हमें डीपली क्या कहना चाहता है। ओके, तो देखिए जड़त्व का नियम क्या कहना चाहता है, यदि अवस्था बदलनी है, यदि हमें अवस्था बदलनी है तो कोई ना कोई हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे क्या करनी है, किसी भी पिंड की अवस्था को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, स्टेट को चेंज करना है। तो अवस्था में परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहां पर स्टेबल खड़ा हूं, यदि मुझे कोई ना कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई ना कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मैं ना तो स्टेबल से मूविंग स्टेट के अंदर जा पाऊंगा और मैं स्टेबल ही खड़ा रहूंगा। मान लीजिए मुझे किसी ने क्या किया, इस कैमरे वाले भाई साहब ने मुझे क्या किया, धक्का लगाया, पुश किया। तो पुश करने से क्या होगा, मेरा स्थान जो है यहां से यहां पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कोई ना कोई हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं, हम अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। और जड़त्व प्रत्येक पदार्थ के मास पर डिपेंड करता है। और जो जड़त्व है, मैंने अभी बताया जड़त्व के किस पर डिपेंड करता है, मास पर। जड़त्व किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ओके, तो हमें कोई ना कोई फोर्स को लगाना पड़ेगा। किसी भी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स को अपनाना पड़ेगा। जब तक हम उस वस्तु के बराबर का फोर्स नहीं लगाते, हम अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके, एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसको। देखिए, अब हमारे पास तीन वस्तुएं हैं, तीन वस्तुएं हैं। पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं कार का, सेकंड मेरे पास एग्जांपल है बाइक का, थर्ड एग्जांपल मेरा है ट्रेन का। कार, बाइक और ट्रेन, तीन एग्जांपल लिए हैं। अब आप बताइए मुझे कि तीनों में से, मैं एक टेबल के रूप में आपको दर्शा रहा हूं, तीनों में से कार, बाइक और ट्रेन, अब मुझे क्या लिखने हैं, तीनों के ऑर्डर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, ऑर्डर्स। अब देखिए यहां पर जड़त्व किसका ज्यादा होगा, पहले मैं बात करता हूं, पहले वाले में कॉलम के अंदर मैं बात कर रहा हूं जड़त्व द्रव्यमान के बारे में। अब यहां पर द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा। अब द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा, कार का या बाइक का या ट्रेन का, हमारे पास आएगा ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो यहां पर ट्रेन का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्रेन का द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। तो यहां पर मैंने क्या लगाए, तीन तीर लगाए। तीनों में से सबसे ज्यादा इसका होगा, द्रव्यमान ज्यादा है। उससे कम किसका होगा, उससे कम कार का होगा, उससे कम क्या होगा, कार का ज्यादा होगा। और सबसे कम द्रव्यमान किसका होगा, सबसे कम होगा हमारा बाइक का। सबसे कम क्या होगा हमारा, बाइक का। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, ट्रेन का, उससे कम कार का और उससे कम बाइक का। अब जड़त्व किसका ज्यादा होगा, अब जड़त्व किसका ज्यादा होगा, सेम ही कंडीशन है, सेम ही रहेगी, क्योंकि द्रव्यमान समानुपाती किसके है, जड़त्व के। तो यहां पर जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा, सेम कंडीशन। और यहां पर क्या होगा, सेम आएगा। परंतु अब यहां पर द्रव्यमान भी ज्यादा है। अब देखिए फोर्स ज्यादा किस में लगेगा, फोर्स ज्यादा किस में लगेगा। यहां मैं एक ऑर्डर लिखना चाहूं, यदि मैं ऑर्डर लिखूं किसका, जड़त्व का ऑर्डर लिखूं, तो जड़त्व का ऑर्डर आएगा ट्रेन, कार और बाइक। और यही सेम आएगा किसका, द्रव्यमान का सेम आएगा। यही किसका आएगा, द्रव्यमान का सेम। और यदि मैं ऑर्डर लिखूं किसका, फोर्स का ऑर्डर लिखूं, तो फोर्स क्या आएगा, मान लीजिए इस पर F1 है, इस पर F2 और F3 है। तो सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, F3 पर, उससे कम F2 पर, उससे कम F1 पर और उससे कम F2 पर। ओके, तो यहां पर F1, F2, F3 है हमारे पास। सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, ट्रेन पर लगेगा, उससे कम कार पर और उससे कम क्या लगेगा, बाइक पर लगेगा। तो हमने F3, F1 और F2 फोर्स को अप्लाई किया। मेरी बात कहने का मतलब, हमें यदि अवस्था चेंज करनी है तो उसी के द्रव्यमान के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। आप ट्रेन को अपने ही द्रव्यमान से हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते। आप ट्रेन को अपने ही द्रव्यमान से नहीं हिला सकते। यदि आपका वेट 80 kg है,
हम बाइक को क्या कर सकते हैं, हम बाइक को हिला सकते हैं, क्योंकि बाइक भी क्या होती है 80 to 100 kg के अराउंड हो सकती है। हम बाइक को क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं। परंतु कार को हिला सकते हैं, अपन कार को पुश कर सकते हैं जोर से, एक व्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा द्रव्यमान कार के द्रव्यमान से क्या है, कम है। हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो पिंड है। ओके, तो ये बात हुई अवस्था परिवर्तन की। अब देखिए जड़त्व का नियम क्या कहता है। ये तो सारी कहानी किसकी थी, जड़त्व की थी। मैंने जड़त्व के बारे में सारी जो कहानी बताई आपको। अब लिखते हैं जड़त्व का नियम, जो मेन नियम क्या कह रहा है जड़त्व का। देखिए नोट कीजिएगा जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है, यहां पर हेडिंग लगा दीजिएगा जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी। यदि गतिशील है, मूविंग है, तो गतिशील रहेगी, तो गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, आरोपित ना किया जाए। जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, वस्तु वैसे की वैसे रहेगी। जैसे मूविंग कर रही है तो मूविंग करेगी, क्या करेगी, स्टेबल है तो स्टेबल रहेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि बाह्य बल लगा दिया हमने तो वस्तु की स्थिति में चेंज होगा, वस्तु की क्या होगा, स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंजिंग आएगी। यदि गतिशील है, गतिशील है तो वह क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। यदि स्थिर है तो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, जब तक कि हमने क्या लगाया है, फोर्स को अप्लाई नहीं किया है। फोर्स को अप्लाई नहीं किया, फोर्स लगाते ही हमारी क्या हो जाएगी, स्टेट में चेंज हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, तो अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ये हमारा जड़त्व नियम का फर्स्ट रूल है। अब एग्जांपल देखिए आप, हमने इस एग्जांपल्स को, जो फर्स्ट एग्जांपल है, बस में बैठे हुए व्यक्ति, बस में बैठे हुए व्यक्ति या बस में खड़े हुए व्यक्ति, बस में खड़े हुए व्यक्ति, अब व्यक्ति को ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगने पर धक्का लगता है। ड्राइवर द्वारा ब्रेक लगने पर धक्का महसूस होता है, धक्का महसूस होता है। मैंने आपको इस लाइन के अंदर क्लियर कर दिया कि मान लीजिए बस के अंदर या बस में बैठे व्यक्ति, अब बस के अंदर जब खड़े होते हैं, जब हमारे पास ऊपर वो पकड़ने वाली होती है तो उसको हम पकड़ते हैं। अचानक से ड्राइवर बस की ब्रेक लगाता है। मान लीजिए ये हमारी बस है और ये पकड़ने का स्टेप है, और यहां पर व्यक्ति ने अपने हाथ से क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये ड्राइवर है, ये हमारे टूल हैं। उसने क्या लगाया है, ब्रेक लगाई है। क्या लगाई है, ब्रेक। तो ब्रेक लगाते ही क्या होगा, उसने फोर्स अप्लाई किया। ब्रेक लगाते ही दोनों टायरों के बीच में फोर्स अप्लाई होगा, बल अप्लाई होगा, और क्या होगा, बल अप्लाई करते ही ये क्या था, स्टेबल था। क्या था, स्टेबल। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। क्या लगा है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और क्या रहेगी, और जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना हो। ओके, अब देखिए ये स्टेबल था। अब बस वाले ने, ड्राइवर ने क्या किया, धक्का लगा, क्या किया, ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाते ही फोर्स अप्लाई हुआ। फोर्स अप्लाई होते ही ये तो स्टेबल था, ये तो क्या स्टेबल था, परंतु इसे क्या लगा, फोर्स लगा। क्या लगा, धक्का लगा। फोर्स लगते ही हमारी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। फोर्स लगते ही क्या हुआ, हमारी अवस्था में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण हमें क्या होता है, बस में खड़े हुए व्यक्ति को धक्का महसूस होता है। ओके, तो बल क्या होगा, गतिशील रूप में होगा। धक्का लगना जड़त्व के नियमों को दर्शाता है। धक्का लगना
जड़त्व के नियम को दर्शाता है, जड़त्व के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो मोस्ट एग्जांपल है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति बस पर खड़ा है, कोई व्यक्ति बस पर खड़ा है और उसे अचानक धक्का महसूस होता है, तो कौन सा बल यहां पर लग रहा है। यहां पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया बल, जड़त्व का नियम और हमारे पास बल का नियम, और चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। तो आपने वहां क्या लिखना है, जड़त्व के नियम के कारण हमारे को धक्का महसूस होता है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए हम किस तरीके से हमारे पास होता है। तो जड़त्व का नियम हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, घोड़े पर बैठा व्यक्ति। अब देखिए, घोड़े पर बैठा व्यक्ति को पीछे की ओर उसे धक्का लगता है, पीछे की ओर क्या लगता है, फोर्स लगता है। यदि कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठा है तो वो बैठते ही उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। क्योंकि जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, यदि गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो घोड़े पर जो बैठा व्यक्ति है वो तो क्या था, स्थिर था, परंतु घोड़ा क्या था, मूवेबल था। और घोड़े को जब भी फोर्स लगता है, फोर्स लगाता है कहां पर, नीचे अपने पैरों पर फोर्स लगाता है, तो वहां ऊपर बैठे व्यक्ति को क्या करता है, धक्का महसूस होता है। क्या होता है, धक्का महसूस होता है। और क्या होता है, वह झटका महसूस करता है। तो घोड़े पर बैठे व्यक्ति को धक्का महसूस होता है, व्यक्ति को धक्का लगना। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। और अच्छे से क्लियर करेंगे, यदि आपके कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं होंगे तो हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास मोस्ट एग्जांपल आता है सेना, पुलिस, आर्मी। उनके अंदर यदि कोई बंदूक से गोली निकालते हैं, यदि बंदूक से गोली चलाते हैं, तो गोली चलाने के कारण उसे पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, उसे पीछे की ओर क्या होता है, धक्का महसूस होता है। और तभी हम देखा जा सकता है कि सेना, मिलिट्री और पुलिस के अंदर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो क्या करते हैं, कंधे के ऊपर रखकर गोली चलाते हैं, ताकि जो लगने वाला धक्का है वो अपने शोल्डर पर ना लगकर पीछे की ओर लगे। ओके, तो बंदूक से निकलती गोली से हमें क्या होता है, धक्का महसूस होता है। अगर हम यहां से ट्रिगर को दबाएं तो ट्रिगर दबाते ही हमें क्या होता है, पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वो स्टेबल रूप में खड़ा है। क्या है, स्टेबल रूप में। और वहां से क्या होगा, यदि उस पर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाते ही उसे बैक क्या होगा, धक्का महसूस होगा, क्योंकि हमने बाह्य फोर्स लगाया है। और द्रव्यमान क्या है, और जड़त्व क्या है, द्रव्यमान के रेशियो प्रोपोर्शनल है। और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। और क्या करता है, जो द्रव्यमान है वो क्या करता है, उस वस्तु का विरोध करता है। विरोध करने से हमें क्या लगता है, धक्का लगता है। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं पेड़ की डालियों से। अब देखिए, ये मेरे पास पेड़ है, तो पेड़ की डालियों पर क्या है, फ्रूट लगे हुए हैं। क्या लगे होते हैं, फ्रूट लगे होते हैं। और ये फ्रूट्स हैं, ये अलग अलग ब्रांचों से डिपेंडेंट है। ओके, अब ये मेरे पास पेड़ के अंदर क्या लगे हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, फ्रूट्स, फल। ओके, अब देखिए फल, अब इस डाली को क्या किया मैंने, हिलाया। इस डाली को क्या किया मैंने, हिलाया, इस पर फोर्स लगाया। फोर्स लगाते ही जो उस पर लगे फ्रूट्स हैं वो क्या होंगे, टूट जाते हैं। क्यों, जड़त्व के नियम अनुसार। यहां पर जो लगने वाला अप्लाइड फोर्स है, वो फोर्स किस पर लग रहा है, डाली पर। और जब डाली पर फोर्स लगाएंगे अपन, तो यहां पर होने के कारण, द्रव्यमान के कारण हमारे पास जो बल लगेगा वो इन छोटी छोटी ब्रांचेस को क्या करेगा, कंपन करेंगे। तो कंपन के कारण क्या हो गए, यहां से जो फल्स हैं वो कट करके आ जाएंगे, जमीन पर गिर जाते हैं। ओके, अब देखिए, और आता है हमारे पास ट्रेन कार वाला आपको बताया कि ट्रेन कार के अंदर हमारे पास किस तरीके से ट्रेन को धक्का देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, ट्रेन पर उससे कम, कार पर उससे कम, बाइक पर। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, जड़त्व के नियम को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ओके, तो हम इनसे संबंधित बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं।
बस आपने जड़त्व के नियम को याद रखना है। द्रव्यमान किसके इक्वल होता है? जड़त्व के। और जड़त्व जो मास है हमारा, जो मास है वो विराम स्थिति को, जो स्थिति को क्या करता है? विरोध करता है। स्थिति का क्या करता है? विरोध करता है। आपने छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ने हैं, हम सारे टॉपिक्स करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और आप बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही शानदार तरीके से लेक्चर को सुनना है, बड़े ही आराम से सुनना है, ताकि आपके कंसेप्ट क्या हो? क्लियर हो। और हम जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास संवेग या बल का नियम। जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास संवेग या बल का नियम। ओके, संवेग क्या होता है? बल व संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। तो हमें यहां पता है संवेग क्या होता है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास संवेग का नियम। संवेग का नियम, ओके, संवेग का नियम। तो सबसे पहले संवेग या एक ऑप्शन और था हमारे पास, संवेग या बल का नियम। संवेग या बल का नियम, संवेग या बल का नियम। ओके, अब देखिए संवेग की बात कर रहा हूं मैं। संवेग क्या होता है? संवेग, मोमेंटम क्या होता है? अब संवेग को किस तरीके से किसी गतिशील वस्तु का, किसी गतिशील वस्तु का, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल, वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो यहां P क्या होगा? m इंटू वी। P बराबर क्या होगा? m इंटू वी। और इसे जो हमारे पास संवेग है, मोमेंटम है, ओके, तो J या P से क्या करने से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो P बराबर क्या आएगा हमारे पास? mv। P बराबर क्या आएगा? mv। अब यहां पर स्थिर वस्तु का संवेग, दो बातें हैं, कई बार पूछ ले जाता है हमारे से। स्थिर वस्तु का वेग, स्थिर वस्तु का संवेग क्या होगा? और सेकंड पूछा जाता है हमारे पास स्थिर वस्तु का वेग, यदि संवेग 0 हो, या मैं इस क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, संवेग 0 हो तो क्या वस्तु मतलब या संवेग 0 हो तो क्या होगा? यदि संवेग 0 हो तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे पास? कौन कौन सी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटीज हो सकती है। देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर mv। P बराबर mv। m से क्या होगा? मास, और v से क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब वेग और द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान। अब यहां देखिए, यदि स्थिर वस्तु का संवेग, वस्तु क्या है? स्टेबल है, स्थिर है। यदि स्थिर है तो कोई ना कोई क्या नहीं हो रही, यहां पर गति नहीं हो रही। और वेग बराबर क्या होगा? वेग क्या होगा? यदि यहां पर कोई गति नहीं हो रही, गति नहीं हो रही, वस्तु क्या है? स्टेबल है, तो वहां क्या होगा? v0 होगा। वेग क्या होगा? 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगी, तो यहां पर संवेग भी क्या होगा? 0 होगा। संवेग भी क्या होगा? 0 होगा। अब यहां नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है, यदि संवेग 0 है तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी हमारे पास? क्या होगी पॉसिबिलिटीज? और यदि यहां पर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछकर 4 ऑप्शन दिया जाए तो v बराबर 0, m बराबर 0, v 0, c दिया जाए m 0, या d पॉइंट दिया जाए नन ऑफ दिस। अब देखिए, यदि संवेग 0 है, संवेग 0 का मतलब P बराबर 0 है, तो P बराबर क्या होगा? mv। और mv क्या है? 0 है। या तो m0 हो सकता है या v0 हो सकता है। अब आप देखिए, द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होता। द्रव्यमान नेवर 0, द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होगा। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान अवश्य होता है। यह बात आपने हमेशा के लिए नोट रखनी है कि ब्रह्मांड के अंदर कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान अवश्य होगा। इसलिए
m बराबर 0 क्या है, इम्पॉसिबल है कि द्रव्यमान तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो 0 कौन सा होगा, तो 0 क्या होगा, v बराबर क्या होगा 0, वेग क्या होगा हमारा 0 होगा। तो आपके ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए उसने m बराबर 0 दिया है या m 0 और v 0, और बहुत से विद्यार्थी यहां से m बराबर 0 और v बराबर 0 पिक करके आते हैं, परंतु ये आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा वो a होगा, वेलोसिटी 0। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। जो हम भी कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो हमारा कंसेप्ट क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को क्या कर सके, पिक कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पिक कर सके। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास यहां तक संवेग के नियम की चर्चा की। अब हमारे पास एक वर्ड आता है आवेग। क्या आता है, आवेग। अब इम्पल्स क्या है, इम्पल्स क्या है, किसी वस्तु की चेंज, किसी वस्तु में चेंज या परिवर्तन, और परिवर्तन किसी सतह से, जितनी भी वस्तु टकराई है, मान लीजिए किसी सतह से टकराई गई वस्तु, किसी सतह से टकराई गई वस्तु उसके संवेग क्या पर क्या करती है, डिपेंड रहती है। संवेग पर क्या होती है, डिपेंड रहती है। कोई वस्तु का कोलिजन हो रहा है, टकरा रही है, तो वो संवेग पर क्या करती है, डिपेंड रहती है। और जो डिपेंडेंट की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है, आवेग इम्पल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, आवेग इम्पल्स कहलाती है। ओके, तो जहां भी वस्तु में चेंज आ रहा है तो आई बराबर क्या है, संवेग में परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग। ओके, आई बराबर क्या होगा, डेल्टा पी, और आई क्या है, इम्पल्स आवेग, और डेल्टा पी क्या है, और डेल्टा क्या होता है, परिवर्तन। डेल्टा को परिवर्तन का नाम दिया गया है, और पी क्या है, संवेग। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, संवेग में परिवर्तन। क्या है, संवेग में परिवर्तन। ओके, अब देखिए हमारे पास जो एग्जांपल आता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन बल, उस पर आरोपित बल पर भी निर्भर करता है। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती। तो परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या होती है, समानुपाती। तो परिवर्तन क्या होगा, यदि दर का मतलब कह दूं, दर का मतलब टाइम, तो यहां से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के एफ क्या आ जाएगा, के एफ, और के इज इक्वल टू 1 न्यूटन से, और डेल्टा पी अब का आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। ओके, और यदि देखिए एफ किस पर डिपेंडेंट है, एफ हमारा, एफ क्या होगा, यदि हमारे पास त्वरण है, यदि वेग है, त्वरण पर डिपेंड है। त्वरण क्या होगा, वेग गतिशील है, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा और पॉजिटिव होगा। यदि मंदक है तो वेग क्या होगा, कम होगा, और संवेग क्या होगा, कम होगा, और संवेग कम होते ही हमारे पास क्या होगा, आरोपित जो बल है वो कम प्राप्त होगा। तो ये हमारा था क्या, सेकंड रूल। क्या था, सेकंड रूल। थर्ड देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अब देखिए नाम से स्पष्ट है, क्रिया प्रतिक्रिया। यदि हमने कोई रिएक्शन करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओके, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन नियम। अब एक्शन एंड रिएक्शन नियम क्या होगा, प्रकृति में प्रत्येक क्रिया, प्रकृति में जो प्रत्येक क्रिया की गति है, वो जो गति होगी वो क्या होगी, क्रिया व अक्रिया के बराबर होगी। क्या होगी, क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत क्रिया के रूप में होती है। तो प्रकृति में कोई भी, प्रकृति में कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, कोई भी क्रिया होती है तो उसकी क्या होगी, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। ओके, तो मान लीजिए क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया से क्या होगी, अलग होगी। मान लीजिए मैंने यहां पर कोई फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाने पर कोई ना कोई भी हमारे पास क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, चेंजिंग आएगी। कोई भी क्या आएगी, मूवमेंट आएगी, चेंजिंग आएगी। इसे हम बड़े ही अच्छे एग्जांपल से क्या करते हैं, समझते हैं। बड़े ही अच्छे एग्जांपल से क्या करते हैं, इसे समझते हैं। अब देखिए हमारे जो हम चलते हैं, हमारा चलना,
कैसे चलते हैं, हमारे जो पैर है वो इस तरीके से हमारे पास, नीचे जो पैर इस तरीके से हैं, हम क्या करते हैं जमीन पर इस तरीके से बने हुए हैं ताकि हमारे जमीन पर क्या लगे, फोर्स लगे। फोर्स लगते ही हम क्या करते हैं, जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो हम आगे की ओर क्या करते हैं, खिसक जाते हैं। तो हमारा जो चलना है वो किसका रूल है, क्रिया व प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल तैरना क्या है, ये भी क्रिया प्रतिक्रिया है। तैरते कैसे हैं, पानी को चीर कर यदि हम पानी को अपने हाथों से चीरते हैं तो जैसे जैसे हम पानी को चीरेंगे हम क्या करेंगे, मूविंग करेंगे। क्या करेंगे, मूविंग करेंगे। तो यहां हमने एक्शन किया है तो हमें रिएक्टेड के रूप में क्या होगा, आगे गति के रूप में प्रतिक्रिया में फलस्वरूप प्राप्त होता है। बंदूक चलाना, तो ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। बंदूक चलाना ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो बंदूक लगाने से और हमारे पास जो चोट लगती है, जो रॉकेट का उड़ना, नाव की गति कह सकते हैं अपन। रॉकेट का उड़ना किस तरीके से हमारे पास, देखिए हम रॉकेट है तो यहाँ पर बहुत सारा जो ईंधन है वो फोर्स के रूप में लगाया जाता है, दबाव डाला जाता है। दबाव डालेंगे तो नीचे अगर फोर्स लग रहा है तो हम ऊपर की ओर क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। रॉकेट क्या होता है, बहुत ऊंचाई पर जाकर समाप्त होता है। ओके, तो ये हमारे थे गति के तीनों नियम। क्या थे, गति के तीनों नियम। और इनसे संबंधित हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स और पढ़ेंगे, एग्जांपल्स अप्लाई करेंगे, गति की समीकरणें पढ़ेंगे। बहुत अच्छे लेक्चर्स चलने वाले हैं और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स बताएं और आप सुजेस्ट करें कौन से टॉपिक्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं उस टॉपिक से संबंधित वीडियो जल्द से जल्द आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज के लेक्चर्स को विराम देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।